नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। दिल की धड़कन जब तक चल रही है तभी तक की इस दुनिया की खूबसूरती हमारे लिए है, और जिस दिन दिल की धड़कन थम जाती है समझिए जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दिल की धड़कन थमने से पहले अगर उन बीमारियों को पकड़ लिया जाए जिसकी वजह से दिल के ऊपर मुश्किल आ सकती है, तो हमें लगता है कि काफी हद तक हम दिल पे होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं, उसको पहचान कर उसका इलाज भी कर सकते हैं। आज ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हमारे इतने बड़े शरीर में दिल बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दिल अगर थोड़ा भी अस्वस्थ होता है तो पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। और अपने आप में जो दिल है उससे जुड़ी जो मांसपेशियां हैं, जो वॉल्व हैं या उसका फंक्शन है, उस पर किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम आती है तो इसके सिम्टम्स किस तरीके से हो सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, आज मेडिकल साइंस पे इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग और उनकी टीम के द्वारा हम आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की गई। 82 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला थी, उनका ट्रीटमेंट किया गया टेवर के माध्यम से। तो ये क्या चीज है ये बताएंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ हृदय रोग सलाहकार डॉक्टर सुमंत शेखर पाढ़ी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो बहुत बड़ी अहम उपलब्धि थी जो टेवर के माध्यम से 82 वर्ष की जो महिला थी जिनका ये इलाज किया गया। मुझे लगता है शुरुआत आज हम यहीं से करें, क्योंकि दिल से जुड़ी जो सामान्य बीमारी है, जो प्रिकॉशन है, उस पर तो हम चर्चा ही करेंगे, लेकिन ये जो टेवर वर्ड है ये बड़ा नया है। ये क्या कुछ खास टेक्निक थी जो खास बीमारी पर आप लोगों ने अप्लाई की? टेवर एक्चुअली एक प्रोसीजर होता है जिसमें जैसा हार्ट का जो सबसे बड़ा धमनी होता है जिसको आउटा बोलते हैं, तो वो जब हार्ट से क्या करता है, ब्लड पंप करके बाहर भेजता है और ऑल ओवर बॉडी जाता है। तो जब ये छाती के नीचे से जाता है जो थोरासिक आउटा बोलते हैं, वहाँ कभी कभी वो जो आउटा है जो फुगारा जैसा फूल जाता है और कंप्रेस करता है, और कभी कभी वो फट भी जाता है। तो जैसे भी वो आटा फट जाता है, ब्लड का बॉडी का जितना जो ब्लड है वो छेदा से बाहर निकलना शुरू करता है और जानलेवा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक बहुत सांघातिक प्रॉब्लम है, जानलेवा प्रॉब्लम है। ठीक टाइम पे उसको अगर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ना मिले 100% मोर्टालिटी होता है उसमें। तो ये जो हम लोग केस किए थे उसमें एक्चुअली एक 82 ईयर ओल्ड लेडी थी जो बहुत दिनों से उनको ब्लड प्रेशर था, उम्रदार थे, बहुत लीन एंड थीन थे। उनका वैसा ही हुआ था कि जो थोरासिक आउटा होता है वो फट के लेफ़्ट लंग में ब्लीड कर रहा था। तो जो ब्लड है हार्ट से निकल के आउटा के थ्रू से लंग्स में जाके मुंह से निकल रहा था वो। तो वो प्रेजेंट किया था हेमोप्टिसिस करके। तो जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमको पता ये बीमारी का प्रॉब्लम पता चला। तो उसको एक स्टेंट ग्राफ्ट आता है। स्टेंट ग्राफ्ट बेसिकली एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहता है, कपड़े का ट्यूब बोल सकते हैं, जो एक मेटल का जालीदार ट्यूब से बंधा होता है और जो कपड़े का लेयर अंदर रहता है। तो उसको जांघ से लेके उसको परक्यूटेनियस मेथड में जाके उसको उस जगह पे हम लोग इंस्टॉल किए थे, सो दैट वो जो फुगारा जो है वो भी सील हो गया था और जो छेद हो गया वो भी बंद हो गया था। तो ये प्रोसीजर जो है वो 86 ईयर ओल्ड लेडी का 82 ईयर ओल्ड लेडी का था, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ओल्डेस्ट बुजुर्ग लेडी है जिसको प्रोसीजर किया गया था। बिल्कुल, चलिए बहुत खुशी की बात है और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि ऐसी बीमारी से किसी महिला को निजात मिला। इसका मतलब यह है कि मेडिकल साइंस में NHMMI में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जब हम आउटा की बात करते हैं, चूंकि दिल से जुड़ी जो मुख्य नली है जिसके जरिए ब्लड जो है पूरे शरीर में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो भी दिल से ही जुड़ा है। क्या ये जो प्रॉब्लम इस लेडी में थी, ऐसी प्रॉब्लम आमतौर पर क्या व्यक्तियों में होती है या रेयर ऑफ द रेयर ऐसे मामले होते हैं? हाँ, इसको हम रेयर तो नहीं बोलेंगे, हाँ अनकॉमन डिजीज रहता है। थोड़ा सा बुजुर्ग में, ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट में होता है। कभी कभी कुछ यंगर ग्रुप में जो कुछ कंजेनिटल डिजीज़ रहने से, जैसा मार्फन सिंड्रोम में कभी कभी होता है कि एक इन्फ्लामेशन रहता है, आउटाइटिस में होता है। तो ये एक रिलेटिवली अनकॉमन डिजीज़ है
और ओल्ड एज में थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है ये। जी, ये तो बीमारी ओल्ड एज में पाई जाती है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम हार्ट डिजीज को देखें तो आज बहुत कॉमन हो चुका है, दिल से जुड़ी जो तकलीफें हैं वो कॉमन हो रही हैं। इसके पीछे आपको लगता है कि आज जो जनरेशन आ रही है, आज जो यंग पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, उनको हम अवेयर कर दें कि आने वाले समय में उनको दिल से जुड़ी बीमारी ना हो, तो क्या करना चाहिए उन्हें उसके लिहाज से शुरुआत में? देखिए, हार्ट का जो बीमारी होता है मोस्ट कॉमनली हम ये समझते हैं कि वो अटैक रिलेटेड इशू रहता है करके, तो अभी हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। डेफिनेटली इंडिया में हम लोगों का जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस है ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, और इंडियंस जो होते हैं वेस्टर्न कंट्री से 10 साल पहले उनको अटैक होता है, वो जल्दी उनको अटैक होता है। कुछ हद तक जेनेटिक उसमें इन्वॉल्व रहता है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर है। जंक फूड्स है, हाई कैलोरी डाइट्स है, लैक ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज है, उसके साथ साथ बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब डेफिनेटली नुकसान करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक जो है कि आपका लैक ऑफ एडिक्वेट अप्रोप्रिएट स्लीप भी जो होता है वो बहुत सारे चीज़ों को अफेक्ट करता है। हाँ, हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करने में भी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। डॉक्टर साहब, ये तो वो कारण है जो हमारी लाइफस्टाइल में हमने अनदेखी की है और आगे चलकर एक हार्ट डिजीज के रूप में हो सकता है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि हमें कभी भी कुछ पता भी नहीं था कि हमें कुछ हुआ है, और अचानक से हम ये देखते हैं कि किसी भी फला व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ और कई बार तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो क्या ये पता नहीं चल पाता कि हार्ट अटैक जैसी कंडीशन में कोई पेशेंट जाने वाला है और उसे कोई सिम्टम ही ना हो? देखिए, इसलिए इसको मेडिकल साइंस बोलते हैं। चीज़ें बहुत परफेक्ट नहीं होता है मेडिकल साइंस में, लेकिन हाँ, एवरेजली अगर आप देखा जाए, अगर जो हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं, जिनका डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, उनको लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली हिस्ट्री है, इन लोगों को हार्ट अटैक टाइप का प्रॉब्लम होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है और रूटीन इन्वेस्टिगेशन बीच बीच में करते रहना है। कुछ ग्रुप रहते हैं जिनको ये सब रिस्क फैक्टर नहीं होने के बावजूद कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसको हम अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मेडिकल साइंस अभी नहीं बना है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इट इज़ ए रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल डिजीज़। ये बीच बीच में अगर इन्वेस्टिगेट करते रहें, अपना ध्यान का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो इसमें इसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, बचाव के लिए भी मैं आपसे आगे पूछूंगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो कॉमन होती है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर, क्या ये दोनों जिम्मेदार होते हैं आगे चल के हार्ट को बीमार करने के लिए, हार्ट में अटैक होने के लिए? हाँ, जो मेजर रिस्क फैक्टर आता है हार्ट अटैक के लिए, डायबिटिक और ब्लड प्रेशर, ये दोनों एक मेजर रिस्क फैक्टर है, अलॉन्ग विथ स्मोकिंग है और फैमिली हिस्ट्री है और एज। ये 5 फैक्टर है जो डेफिनेटली हार्ट अटैक होने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो शुगर की बीमारी क्यों इतनी खतरनाक हो सकती है, और क्या शुगर है तो हार्ट डिजीज हो सकती है, या हार्ट डिजीज है इसलिए शुगर हो सकता है? इसको लेकर भी बहुत सारे भ्रम लोगों के मन में है। डायबिटीज, बीपी और हार्ट डिजीज, लोगों को अगर शुगर हो जाए तो उन्हें लगता है कि हमें ब्लड में ही तो शक्कर की मात्रा बढ़ गई है, शुगर हो गया है, इसका हमारे दूसरे शरीर पर असर नहीं होगा। और कई बार हमने देखा है कि वो इसको बड़े हल्के में लेकर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जरूर बताइए कि इसका दिल से कैसा कनेक्शन है? ये जो डायबिटीज़ एक बीमारी है जो आपका पैर से नाखून से लेके बाल तक हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, और सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग होता है ब्रेन, हार्ट और किडनी के ऊपर रहता है उनका। और हार्ट अटैक पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। अगेन साइलेंट अटैक भी डायबिटिक पेशेंट में ऑलमोस्ट 45% केसेस में होता है। तो जो भी आदमी को डायबिटीज़ है उसको लाइटली ना लें, बहुत वो ज़रूरी है। दूसरी बात है कि ये डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर भी है, ये दोनों दिमाग जैसा काम करते हैं। धीरे धीरे कुछ नुकसान हर पल हर क्षण करते रहते हैं, और आपको जब पता चलता है कि जो साइड इफ़ेक्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तब तक आपके पास कुछ करने जैसा होता नहीं है। आइदर स्ट्रोक लेके या पैरालिसिस लेके या अटैक लेके आते हैं और किडनी डैमेज होके आते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को अपना ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है। शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को रहता है कि चलो डायबिटिक है तो मैं डायबिटिक हूँ, 200 शुगर मेरे लिए नॉर्मल है। वो एक गलत धारणा है। 180, 100, 200 शुगर जो है वो भी नुकसान करता है, वो नॉर्मल नहीं है। उसको भी आपको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट अटैक, एक पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हुआ है तो हम उनको मान के चलते हैं कि वो पेशेंट को पहले एक बार अटैक हो चुका है। अच्छा। उसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक पेशेंट को अटैक एक बार हुआ है,
उसको दोबारा हार्ट अटैक होने का या हार्ट फेलियर होने का जितना संभावना रहता है, एक डायबिटिक पेशेंट को पहले हार्ट का कोई दिक्कत नहीं होने से भी उतना संभावना रहता है। तो एक डायबिटिक पेशेंट को पर्टिकुलरली हार्ट के तरफ से और ब्रेन के तरफ से बहुत ख्याल रखना जरूरी है। डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल। और ब्लड प्रेशर के लिए जैसा कि आपने बताया डॉक्टर साहब के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को है और आपको एक एज में आके ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो रहा है, ऐसे में अब आपको कितना अलर्ट होकर अपनी लाइफ स्टाइल, अपना खान पान और जाँच, इन तीनों पर काम करना चाहिए ताकि आगे चलकर गंभीर बीमारी ना हो? देखिए 90% केसेस में जो ब्लड प्रेशर रहता है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको, कोई कारण नहीं होता है जी। और यूजुअली फैमिली में लोगों को होता है इसको। शुगर की तरफ जैसे आपका जब बीपी भी बढ़ा के रहता है, आप जब तक चेक नहीं करते पता नहीं चलता है। तो कोई भी आदमी जिसको फैमिली में ब्लड प्रेशर का शिकायत है तो उनको बीच बीच में महीने में 1 बार या 2 बार आपको ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराते रहना है और देखते रहता है कि हाँ आपका बीपी का कंट्रोल में है या नहीं है करके। डॉक्टर साहब, जांच का जो महत्व है शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए आपने बताया, हार्ट डिजीज को लेकर क्या कुछ ऐसी जांच है जो एक स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है, या कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो वो करा के निश्चिंत हो सकता है कि कुछ आगे गंभीर समस्या तो नहीं होगी? देखिए रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो होता है, हर आदमी जो अराउंड 40 ईयर ऑफ एज से क्रॉस करते हैं या 30 ईयर ऑफ एज हैं जिनको रिस्क फैक्टर्स है, जैसा फैमिली में है या डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बीच बीच में कुछ इन्वेस्टिगेशन करते रहना पड़ेगा। जैसा बीपी का है, शुगर का चेकअप करते रहना है। अगर कुछ भी डाउट है, साल में एटलीस्ट 1 बार ट्रेडमिल टेस्ट जिसको बोलते हैं, TMT टेस्ट करते रहना है। तो ये सब एक रूटीन बेसिस में करते रहने से आपको चीज़ों को अर्ली पकड़ में आता है। और बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी ऐसा 3 महीने 6 महीने में 1 बार कोलेस्ट्रॉल करते रहना है। अगर नॉर्मल है तो 6 महीने में 1 साल में 1 बार करना ज़रूरी है। अगर अबनॉर्मल है 3 महीने 6 महीने में आप टेस्ट करके उसको पहले से पकड़ के उसको पहले से ट्रीटमेंट करके आप उसका रिस्क, उसका कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। बिल्कुल। NHMMI की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, जैसे टेवर जैसा टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रीटमेंट का है, आपको लगता है कि दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं और उसकी जो जांच है, उसका जो इलाज है, क्या वो संभव है? एक ही हॉस्पिटल में तमाम सुविधा मौजूद होती है? हाँ, देखिए दिल का जो बीमारी है, ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक एक ही बीमारी होता है, इवन बच्चों को भी बीमारी रहता है। अगर 1,000 बच्चे अगर कई हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, कोई जगह पे पैदा हो रहे हैं, उसको 8 से 10 बच्चों को भी हार्ट का बीमारी रहता है, जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो हार्ट डिजीज जो है एक स्पेक्ट्रम होता है, जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक, ऑक्टाजेरियंस, सेंचुरियंस को भी होता है। हाँ, जो हॉस्पिटल्स होता है और हार्ट का बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है, ये एक टाइप का टीम वर्क होता है जी। जो कार्डियोलॉजिस्ट को लेके, कार्डियक सर्जरी को लेके, आपका जो कार्डियक एनेस्थेसिस्ट रहते हैं, इंटेंसिविस्ट रहते हैं, सभी एक, इट इज़ ए टीम वर्क, इट इज़ नॉट ए सिंगल वर्क। जैसा बच्चों का कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में मेजॉरिटी 70% केसेस में सर्जरी में ही काम होता है। 20 to 30% केसेस में हाँ कार्डियोलॉजिस्ट डिवाइस ये करके या बैलून वाल्वोप्लास्टी करके छेद को बंद करके या छेद करने का वो काम करते हैं। ओल्डर एज ग्रुप में जैसा बाईपास हुआ या एंजियोप्लास्टी हुआ, उस मेजॉरिटी ऑफ 60% केसेस कार्डियोलॉजिस्ट काम करता है और 40% केसेस सर्जन का काम करता है। बट डेफिनेटली इट इज़ ए टीम वर्क एंड हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं NHMMI में। ये हमारा जो टीम है, मैं हूँ, मेरा एक कलीग है डॉक्टर सुनील गोनियाल है, मेरा कार्डियक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर किंजल बख्शी हैं, 2 कार्डियक एनेस्थेसिस्ट हैं आलोक और अरुण, वी आर वेरी गुड सर्जन्स, नितिन राजपूत हैं। तो एक टीम वर्क के हिसाब से हमारा हॉस्पिटल में ये सब हम काम कर पाते हैं। हमारा हॉस्पिटल का जो कार्डियक कैथ लैब में जो प्रोसीजर हुआ है, जो यंगेस्ट बच्चा है उसका एज 4 डेज था और ओल्डेस्ट जो पेशेंट है अराउंड 98-96 ईयर पेशेंट का हम लोग प्रोसीजर किए हैं। एक बार अगर इलाज हो गया, मान लीजिए हार्ट में स्टंट लग गया है, सर्जरी हो गई है या जो भी ट्रीटमेंट चलता है हार्ट से जुड़ी तकलीफों में, उसके बाद जो किसी भी मरीज की जो लाइफस्टाइल है, उसमें क्या पहले से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है या एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो मरीज पूरी तरीके से फिट हो गया? देखिए अनफॉर्चुनेटली जो हार्ट का जो ये इलाज है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, जो हार्ट का खून का नली ब्लॉक होने से किया जाता है, इट इज़ नॉट ए यूनिफैक्टोरियल कॉज। उसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी को मलेरिया होता है तो मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है, तो वो एंटी मलेरिया लेते हैं, वो पैरासाइट मर जाता है, आप मलेरिया से क्योर हो जाते हो जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हार्ट का खून का नली ब्लॉक होना होता है वो इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम।
उसका 9 कारण होता है, मेजर 9 कारण होता है, जैसे एज है, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, लैक ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है एंड स्मोकिंग है। ये 9 कारण के वजह से ये ब्लॉक्स वगैरह होता है। तो इसमें 2 चीज़ आपको समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी का बाईपास हो गया है जी भाई, या किसी को एंजियोप्लास्टी हो गया, ये जो 9 कारण मैं आपको गिनवाए कुछ भी दूर नहीं हुआ है। तो ये सोचना मूर्खामी है कि अगर बाईपास हो गया या एंजियोप्लास्टी हो गया मतलब दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप कारण को दूर नहीं कर रहे हो। ये 9 कारण में से जो 2 कारण है जो आप कुछ नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल है। आप एज को कम नहीं कर सकते हो, फैमिली हिस्ट्री को कम नहीं कर सकते हो। बाकी जो मेन जो 7 कारण है उसमें से की फैक्टर जो है वो एक्सरसाइज है, जो आपको करना है। फिट रहना ज़रूरी है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर फिट रहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बीपी शुगर को कंट्रोल में करता है, मोटापा को कम करता है, स्मोकिंग को बंद करना है और जितना हो सके मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना है। तो ये सब अगर चीज़ करते हैं, किसी को एंजियोप्लास्टी हुआ है या बाईपास हुआ है, वो अच्छा और लंबा चलता है। ये बिल्कुल गलतफहमी में मत रहेंगे कि एक बार एंजियोप्लास्टी हो गया मतलब आज एंजियोप्लास्टी हो गया और कल जाके खीरी पूरी खा के अपना बैठे बैठे काम करते हैं। अच्छा, अल्कोहल को लेकर डॉक्टर साहब सभी ऐसा कहते हैं, लेकिन लोगों का तर्क ये होता है कि जो नहीं पीते हैं उनको भी तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो क्या जिनको अगर पहले नहीं हुआ है तो क्या उनको संभावना रहती है क्या? देखिए, अल्कोहल डायरेक्टली हार्ट से जुड़ा नहीं है, ये सच है, लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली हार्ट को अफेक्ट करता है। अगर कोई एक्सेसिवली अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल इटसेल्फ मायोकार्ड जो हार्ट का मसल्स को वीक कर देता है। अच्छा। दूसरा है कि जो अल्कोहल क्या करता है कि बीपी फ्लक्चुएशन में बहुत ज़्यादा ये करता है। तो बीपी फ्लक्चुएशन का एक मेन कारण अल्कोहल इंटेक है। दूसरी बात है, जब अल्कोहल आप लेते हैं, जो आदमी कोई XYZ कोई अल्कोहल लेता है, उसके साथ उनका जो डाइट रहता है, जो खान पान का रहता है, वो बहुत ख़राब रहता है। तो किसी भी हालत में ये बिल्कुल गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा है। यस, एक टाइप का रेड वाइन होता है जो मॉडरेशन में डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, जो व्यायाम की बात हम करते हैं, क्योंकि जो 9 कारण आपने बताया उसमें बहुत ज़्यादा प्राणायाम, योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को लेकर अगर ये देखा जाए तो लोगों का ये रहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें सांस फूलने लगती है और वो सोचते हैं कि आराम करेंगे तो ठीक रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज किस तरीके से हेल्प करती है आपके हेल्थ के लिए? मुझे लगता है उसका कारण आप बताइए तो मोटिवेशन का काम करेगा। देखिए, बेसिकली जो एक्सरसाइज होता है, एरोबिक एक्सरसाइज, बेसिक मिनिमम जो होता है एक आदमी के लिए, एवरेज आदमी के लिए हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक का ज़रूरत है। एज के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में उतना का ज़रूरत है, लेकिन डिपेंड, मान लिए कि 80 साल का उम्र का है तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम एक्सरसाइज करने से चलेगा, लेकिन एवरेजली अगर मान के चलते हैं कि 30 से 66-70 ईयर ऑफ एज को, तो हाफ एन आवर ऑफ ब्रिस्क वॉक इज़ वेरी नेसेसरी है। उसके अलावा कोई कुछ कर सकता है, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, कुछ भी कर सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प योर हार्ट। बाकी रहा कि कोई आदमी अगर अनयूजुअली उसका सांस फूल रहा है, ऐसा अगर 40 साल का, हाँ, बहुत 40 साल का उम्र का बंदा है लेकिन थोड़ा बहुत चलता है तो सांस फूलता है, तो उसका 2 कारण हो सकता है। आइदर उसका बॉडी और लंग्स ट्रेंड नहीं है जी। अगर वो 40 साल तक बैठे काम किया और सडनली आधा घंटा वॉक करने के लिए कोशिश करें, नहीं हो पाएगा। सो उस टाइप का पेशेंट में उनको ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है, वो ट्रेन करना पड़ेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट ऐसा करके बढ़ाना है। दूसरा ग्रुप का है कि रिलेटिवली एक पेशेंट रिलेटिवली एक्टिव है लेकिन वो उसको सडनली सांस फूलना शुरू होता है, जो नहीं कर पाता है, तो पहले ये डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्यों प्रॉब्लम है, आइदर फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये जांच करने के बाद ही वो रूटीन एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खान पान को लेकर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि जांच और ट्रीटमेंट वाला पार्ट मैंने पूछा है, खान पान जो है वो हमारा किस तरीके का होना चाहिए जो कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होता है? ये खान पान में ये ध्यान बहुत ज़रूरी है कि आपका टोटल बॉडी में कैलोरी कितना जा रहा है। लोगों को बहुत पूछते हैं, सर घी खा सकता हूँ, तेल खा सकता हूँ। देखिए, घी तेल का जो मना किया जाता है बिकॉज दीज आर हाई कैलोरी डाइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जितना खाना खाते हैं उसमें अगर मान लीजिए कि 100 किलो कैलोरी बनता है और आपका जो टोटल दिन भर में जितना काम करते हैं उसमें 80 किलो कैलोरी खर्चा होता है, तो बाकी 20 का होगा क्या? वो कैलोरी जो अकुमुलेट होता है वो नुकसान करता है जी। तो खाइए, कितना खाइए वो मैटर नहीं करता है, क्या खाते हो मैटर करता है। लो कैलोरी डाइट खाइए, फाइबर डाइट खाइए,
और जैसा सलाड्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको जितना हो सके आप, अगर आपका जो मेजर मील होता है उसमें से एक मील कम्प्लीटली ये इसमें हो सकता है तो बहुत अच्छा है। हाई कैलोरी डाइट से दूर रहिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, तला हुआ भुना हुआ से दूर रहिए, क्योंकि दीज आर हाई कैलोरी डाइट्स। बिल्कुल, कुल मिला के डॉक्टर साहब अच्छी चीजें आप खाइए तो अच्छा रहेगा। एक जो और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, समय अब मेरे पास में कम है, वो ये कि लाइफस्टाइल बदली है, लोग देर से उठते हैं और रात को देर तक जागते हैं, नींद नहीं पूरी हो पाना क्या ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए हार्मफुल होता है? हाँ, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ स्लीप जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल रहता है। तो आप, ये मैटर नहीं करता आप कितने बजे सोते हो, आप जितने बजे भी सोते हैं उसके बाद आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसा रहता है। अगर अच्छा स्लीप आपको 6 घंटा से 8 घंटा मिल जाता है तो आपका डेफिनेटली बहुत सारे तनाव कम रहता है, बीपी शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है। और यहाँ 1 मिनट के मैं आपको टाइम लूँगा। इसका जो आज के दिन में सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो वॉचिंग ब्लू स्क्रीन बिफोर गोइंग टू बेड। ब्लू स्क्रीन मतलब है टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल जो है, आप किसी भी जगह पे लेके जाएंगे 95% लोगों का यही आदत रहता है, सोते सोते व्हाट्सएप देखे सोएंगे, फेसबुक देखे सोएंगे। ये आदत से दूर रहिए। सोने से 2 घंटा पहले डेफिनेटली ये ब्लू स्क्रीन से दूर रहिए, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा रहेगा, आपको जो फैटिबिलिटी और डिप्रेशन रहता है सुबह उठे वो नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर सुमंत आपने दी, मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देखेंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।